अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल खंड अ, ध्यान देंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल खंड अ पाठ संख्या 9 है और खंड अ का अंतिम लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद एक टॉपिक और बच जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि व्यापार है क्या, व्यापार कहते किसे हैं। तो आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, व्यापार का परिभाषा कि वस्तु एवं सेवा का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है कि वस्तु एवं सेवा का आदान प्रदान, किसका? वस्तु एवं सेवा का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। कोई दिक्कत? वस्तु एवं सेवा का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। और व्यापार आपको बता दे 2 प्रकार के होते हैं। व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें, व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। हेलो, हाँ, खुश रहिए। बाद में फोन कीजिएगा, थोड़ा अभी क्लास में बताते तो। हमने कहा व्यापार 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय व्यापार और एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न है राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाले व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। किसी देश के भौगोलिक सीमा, मतलब भारत का एक भौगोलिक सीमा है, अपना एक एरिया है, उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होने वाले व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। और देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके, जैसे हर देश का अपना एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लाइन होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान का रेड क्लिफ, भारत और चीन का मैकमोहन, ऐसे ही हर देश का अपना अपना एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लाइन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत कब से मानी जाती है, या कब हुआ, या व्यापार कब से शुरू हुआ? तो आपको बता दें, मानव सभ्यता के विकास के साथ ही व्यापार प्रारंभ हो गया। क्योंकि इंसान जब धरती पर आया तब ही विनिमय करता था। विनिमय का मतलब क्या होता है? अदला बदली। विनिमय का मतलब क्या होता है? इंसान जब इस धरती पर आया तब से ही ना लेन देन करना शुरू कर दिया। मान लिया कि पहले यायावर समाज था, घुमक्कर समाज था, लोग खाद्य संग्राहक थे, मतलब भोजन को इकट्ठा करने वाले थे। क्या थे? भोजन को इकट्ठा करने वाले थे। अब इसमें हुआ क्या भोजन को इकट्ठा करने वाले में? तो भोजन इकट्ठा करने वाले में सबसे बड़ी बात हो गई कि आपने फल तोड़ कर लाया या किसी जानवर को शिकार करके लाया। मान लिया आपके मित्र को उस दिन फल की प्राप्ति नहीं हुई या शिकार की प्राप्ति नहीं हुई, तो शेयर करोगे ना, डिमांड करेगा ना कि आज हमें नहीं मिली, आज तुम अपने शिकार से हमको खिलाओ। गलत कि सही? हम भी तुमको बाद में ये करेंगे। तो विनिमय पहले भी होता था, अदला बदली पहले भी होती थी। तो विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, वस्तु या सेवा का अदला बदली, और इसी अदला विनिमय को ही हम व्यापार के नाम से। तो व्यापार की शुरुआत मानव सभ्यता के साथ ही विनिमय का कार्य शुरू हुआ। लेकिन हुआ क्या था कि प्रारंभ में क्या था? वस्तु विनिमय था। क्या था? वस्तु विनिमय। अब कहोगे सर वस्तु विनिमय क्या है? तो मुद्रा के आविष्कार के पहले, किसके? मुद्रा के आविष्कार के पहले एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, मुद्रा के आविष्कार के पूर्व एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या होता था? अदला बदली होता था। तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ जो अदला बदली होता था, उसी अदला बदली को हम क्या कहते हैं?
वस्तु विनिमय। लेकिन मुद्रा का आविष्कार हो गया। जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो लोग वस्तु से वस्तु का नहीं, मुद्रा से, रुपया से वस्तु का अदला बदली करने लगे। मुद्रा के आविष्कार होने के बाद लोग किससे? मुद्रा से वस्तु का अदला बदली करने लगे। तो जब लोग मुद्रा से वस्तु का अदला बदली करने लगे तो उसका नाम क्या पड़ गया? मौद्रिक प्रणाली। क्या नाम पड़ गया? मौद्रिक प्रणाली। क्या नाम पड़ गया? मौद्रिक प्रणाली। तो प्रश्न यहाँ पर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ विनिमय, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी, जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के समान मापक का न होना। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों ने एक सांकेतिक वस्तु की तलाश किया, जिस वस्तु में सर्वग्राह्यता का गुण दिया गया, जिसे कानूनी मान्यता प्रदान किया गया, उसका नाम पड़ गया मुद्रा। तो मुद्रा से, चाहे वह कागज का हो, चाहे वह धातु का हो, सिंधु सभ्यता के लोग तो टेराकोटा बने पकाई गई मिट्टी का ही मुद्रा बना लिए थे। तो मुद्रा से जब वस्तु का लेन देन होने लगा तो उसको मौद्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। फिर एक प्रश्न होगा, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की महत्व क्या है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता क्यों? तो एक बात तो जान लीजिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने जरूरत के सारी वस्तु का निर्माण करता हो। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो अपने जरूरत की सारी वस्तुओं का क्या करता हो? निर्माण करता हो। गलत किस है? हर इंसान को अपने जरूरत के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। गलती किस है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, या किसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? तो इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि कोई भी देश किसी वस्तु के उत्पादन में स्वावलंबी नहीं। अगर वह बनाने का प्रयास भी करता है तो उसे महंगा बनता है। गलत से, और उस प्रकार का नहीं बना पाता है जैसा कि जो विशिष्टीकरण प्राप्त किया। जैसे स्विट्जरलैंड ने जो घड़ी बनाने में विशिष्टीकरण प्राप्त किया है, वैसा विश्व के देश किसी देश ने किया है? नहीं किया है। एक सामान्य सी खाने पीने की वस्तु ले लीजिए। खाने पीने की है वस्तु आप ले लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, बिस्किट की बात करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो ब्रांड कौन? ब्रिटानिया ने प्राप्त कर लिया है। नहीं, ब्रिटानिया तो अच्छा ही होगा, टेस्ट, क्वालिटी, ये हो गया है। बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं, सब पर थोड़ा शक कर लेते हैं आप लोग, लेकिन जैसे एप्पल का नाम आता है शक करते हैं, नहीं एप्पल है तो हाँ अच्छा ही होगा। तो लेकिन एप्पल बनाने वाली कंपनी अमेरिका की कंपनी है। क्या कंपनी है? वो हमें सब चीज़ पर जितना वो क्वालिटी दे दिया उतना क्वालिटी शायद अन्य के पास, वैसी सिक्योरिटी अन्य के पास देने की क्षमता नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सभी देश अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार के वस्तु का निर्माण नहीं कर पाता है। दूसरा, हमें कुछ देश में इतना पिछड़ा हुआ है कि अब या जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि उसकी आबादी का जितना डिमांड है उस डिमांड को पूरा भी वह नहीं कर पाता है। तो आबादी के डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा, वस्तु को निर्माण करने में सक्षम नहीं है, तो क्या करेगा? दूसरा देश से खरीदेगा ना। कल से जैसे आज भी अपना इंडिया गेहूं निर्यात किया है, जिस देश में आपदा आई है वहाँ गेहूं निर्यात किया, भेजा है। हमारे यहाँ भी कई बार पेट्रोलियम नहीं है, तो ओपेक से, ओपेक इसी टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है।
ओपेक से हम लोग पेट्रोलियम खरीदते हैं, गलत सही? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास नहीं होता उस चीज़ को भी हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक दबाव मापक के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहते हैं? आर्थिक दबाव मापक। कि कौन देश कितना तरक्की कर रहा है, कितना प्रगति कर रहा है, कितना आगे बढ़ा हुआ है, इस बात की जानकारी प्राप्त करना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानना होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रम में एक सब बहुत बड़ा मार्ग बना था जिसका नाम था रेशम मार्ग। और आपको बता दें रेशम मार्ग की लंबाई 6000 किलोमीटर थी और यह कहाँ से कहाँ तक जाती थी? चीन से रोम तक जाती थी। इस मार्ग का विशाल विकास किस काल में हुआ? हाँ, तो कुषाण काल में। कुषाण वंश के सबसे महान राजा कनिष्क के काल में इस मार्ग का बहुत ज्यादा क्या हुआ था? प्रगति हुआ था। गलत सही? आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रम में केवल वस्तु और सेवा का आदान प्रदान होता था, वस्तु का ही क्रय विक्रय होता था। लेकिन औपनिवेशिक शासन काल आया, यह व्यापार आगे बढ़कर एक औपनिवेशिक शासन काल आ गया तो दास का व्यापार भी प्रारंभ हो गया। दास का मतलब होता गुलाम। औपनिवेशिक काल में अधिक लाभ प्राप्त करने की कामना से एशिया और अफ्रीका के देशों से जबरन इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये जो औपनिवेशिक देश था जबरन एशिया और अफ्रीका के देशों को पकड़ लेता था, उठा लेता था और उसे बेच दिया जाता था। और बेचकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। वहां पर एक एग्रीमेंट के तहत उसको लिए रखा जाता था जिसको गिरमिट एग्रीमेंट कहते हैं, जिसको गिरमिटिया मजदूर अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। एग्रीमेंट अनुबंध था, जितना दिन का अनुबंध है उतना दिन आपको साथ काम करना पड़ेगा। अनुबंध पूरा होने से पहले आप भाग नहीं सकते थे। और इस दासों के क्रय विक्रय का जो केंद्र था, दास व्यापार का जो केंद्र था वह था लिस्बन में। कहाँ था? लिस्बन में था। कोई दिक्कत? और लिस्बन क्या है? तो लिस्बन पुर्तगाल की क्या थी? राजधानी थी। क्रमिक रूप से धीरे धीरे हम आपको बता दें कि दास का जो व्यापार था प्रतिबंध होता गया, क्योंकि अपने भारत में दास प्रथा की समाप्ति सबसे पहले महान मुगल बादशाह अकबर ने, और अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति 1562 में किया था। उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल में 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी के एक अधिनियम आया था। उस 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा पूर्णतः भारत से दास प्रथा मतलब गुलाम बनाने की परंपरा को, मैंने भारत में दास प्रथा की समाप्ति पहली बार अकबर ने 1562 में किया था। लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में 1833 के चार्टर एक्ट नहीं कहो, भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट 1893 में अंतिम था। हाँ, 1833 के कह सकते हैं चार्टर एक्ट। हाँ, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा औपनिवेशिक शासकों ने मतलब अंग्रेजों ने भारत से दास प्रथा को खत्म कर दिया। इसी तरह से अमेरिका में आपको बताइए दिए हूँ, अब्राहम लिंकन ने नहीं 1862 में पूर्णतः समाप्त करने की बात हुई 1808 में ही, लेकिन धीरे धीरे चुपे चोरी नुगाई से चल रहा था। 1862 ईस्वी में दास प्रथा को पूरा खत्म कर दिया गया। डेनमार्क में 1792 में, इंग्लैंड में 1807 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए गए। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। एक बात आता है, नया टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के
कई आधार हैं। विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार को कितने भागों में, 8 भागों में बांटा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने आधार हैं, 8। पहला है संसाधनों की भिन्नता। पहला कौन है, संसाधनों की भिन्नता। कहने का मतलब है संसाधन मतलब प्राकृतिक संसाधन से लिए हैं। संसाधन उस वस्तु को कहते हैं जिसमें मानव के जरूरत को, मानव की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है। ये सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय जरूरतों को, मानवीय आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता हो, उन्हें संसाधन कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि सभी देश प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से भरा पड़ा नहीं। कुछ देश ऐसे हैं जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधन न के बराबर है। गलत कि सही? तो प्रश्न ये है कि संसाधन की भिन्नता, किसकी, संसाधन की भिन्नता की बात करते हैं। तो सभी देश में प्रचुर मात्रा में संसाधन नहीं है। जब प्रचुर मात्रा में संसाधन नहीं है तो जिसके पास नहीं है वो तो क्रय करेगा ना। आज जिसके पास ज्यादा हो तो बेचेगा ना। जैसे आपके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो क्या सारा अपने घर में रख लेते हैं? नहीं, जितना जरूरत होता है अपने पास रख लेते हैं, और जरूरत से जितना ज्यादा होता है क्या करते हैं, उसे बेचते हैं ना। कितना बेचते हैं? बेच देते हैं। खरीदता कौन है? तो खरीदता वो है जिसके पास क्या होता है, नहीं होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला आधार क्या है? हाँ, दूसरा है जनसंख्या। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा आधार क्या है? जनसंख्या एक कारक है। देखिएगा, व्यापार वहीं ज्यादा होगा जहां जनसंख्या होगा। विश्व के अधिकांश देश भारत से अच्छा रिलेशन बनाने के प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला यदि कोई देश है तो वह कौन है? चीन तो अपने आवश्यकता की अधिकांश वस्तु बना ही लेता है। वो बहुत कम मात्रा में अन्य देशों से वस्तु का आयात करता है। गलत कि सही? लेकिन भारत के पास तो ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ तो विशाल आबादी है, संसाधन भी कम है, प्राकृतिक संसाधन भी कम है, और भूमि संसाधन भी यहाँ क्या है, कम है। तो जनसंख्या भी व्यापार का एक आधार है। देखिएगा, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगा वहाँ व्यापार का विकास भी ज्यादा होगा, चाहे वह राष्ट्रीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। जहाँ आबादी कम होगा वहाँ सीमित होगा। नेपाल को जाके देखने, कहाँ उतना व्यापार विकसित है नहीं। तीसरा, आर्थिक विकास की अवस्था। आर्थिक विकास की अवस्था, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक विकास की अवस्था, एक देश विकास की किस अवस्था से गुजर रहा है। विकास की 5 अवस्थाएं होती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। रोस्टोव एक रशियन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आर्थिक विकास के 5 अवस्था का जिक्र किया है। नहीं, जो देश विकास की पहली अवस्था में है, पहली अवस्था में वहां कुछ है ही नहीं, यंत्र का प्रयोग होता ही नहीं है, शिक्षा का लेवल है ही नहीं, वो तो सब सामान खरीदे करेगा ना। गलत से? जैसे आप लोग पहली बार शहर में आए, घर को छोड़कर, खाना पीना बनाने आता नहीं था, कई बार खराब हो जाता था, जल गया, चलो आज होटल में ही खा लेते हैं। शुरू के 2 महीना में आपका खर्च ज्यादा हुआ होगा, 1 महीना हुआ कि नहीं हुआ? सामान खराब हुआ, रुचि हुई, पूर्ण भोजन हुआ नहीं, चलो थोड़ा होटल में ही खा लेते हैं। धीरे धीरे लगा कि नहीं तो ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, अब हमको सीखना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास की अवस्था भी, आर्थिक विकास के 5वीं अवस्था में तो क्या उसका व्यापार विकसित होकर निर्यात ज़्यादा करेगा, और जो आर्थिक विकास की पहली और दूसरी अवस्था में है वह आयात करने का ज़्यादा प्रयास करेगा। चौथा है विदेशी निवेश की सीमा। चौथा क्या है? विदेशी निवेश की सीमा की बात करते हैं। किसकी बात करें? विदेशी निवेश की सीमा। हर देश को, हर देश की सरकार वहां के निवेशकों को
निवेशक उसे कहते जो कारोबार में अपना पूंजी लगाता है। निवेशकों को सीमा देख रहा है कि आप कितना पैसा दूसरा देश में लगा सकते हैं या अपने ही देश में किसी कारोबार में लगा सकते हैं। तो विदेशी निवेश की सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार प्रदान कर, जिस देश में सरकार ने फ्री कर दिया है कि तुम्हारी औकात जितना लगा लो, देखिए उस देश में व्यापार का ज़्यादा विकास होगा। और जहाँ कोटा है कि तय हो गया कि नहीं इतना ही आपको लगाना है, गलत कि सही? कोटा फिक्स हो गया तो वहाँ पर होगा, लेकिन दबे बात में होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लो, आप होटल में भी आप खाना खाने जाते हो, घर पे भी खाना खाते हो। अगर बात हुई मिष्ठान खाने की, तो अगर घर में बहुत ज़्यादा मिठाई रखा हो, जितना खाना उठा के खा लो, देखिएगा जैसे हो गया फ्री, जितना खाना उतना क्या कर लो, ज़्यादा नहीं खा पाओगे। लेकिन होटल में जाओगे तो घर से ज़्यादा खा लोगे। क्यों? वहाँ रुचि ज़्यादा रहेगी। रुचि ज़्यादा इसलिए रहेगी कि वहाँ गिन गिन कर देना है, वहाँ रुचि घटेगी नहीं। लेकिन घर में ज़्यादा सामान होगा तो रुचि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो विदेशी निवेश की सीमा भी, अगर जहाँ सरकार ने बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड कर दिया है, उस देश में व्यापार का विकास क्या होगा। लेकिन जहाँ पर अनलिमिटेड नहीं है, वहाँ पर व्यापार का विकास क्या होगा? कम होगा। पांचवा, परिवहन के साधनों की सुविधा। परिवहन के साधनों की सुविधा। परिवहन का मतलब होता है आवागमन के साधन। याद रखिएगा, जिन देश में आवागमन के साधन ज़्यादा विकसित है, याद रखेंगे वहाँ पर व्यापार का विकास क्या होगा। और जिस देश में आवागमन के साधन ज़्यादा विकसित नहीं है, वहाँ पर व्यापार का विकास नहीं होगा, 9 के बराबर होगा। काहे सो रही? उसके बाद राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय। याद रखेंगे, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी, वहां पर व्यापार का विकास भी कम होगा। और जिस देश में राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, वहां व्यापार की भी ज्यादा होगी। किसके अलावे? राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियां या राष्ट्रीय नीतियां। राष्ट्रीय नीतियां क्या है? राष्ट्रीय नीतियां। राष्ट्रीय नीतियां मतलब राष्ट्र की सरकार व्यापार के लिए कौन कौन नीति बनाती है, किस प्रकार की नीति बनाती है। तो राष्ट्रीय नीतियां भी व्यापार को प्रभावित करती है, क्योंकि राष्ट्रीय नीति में 2 प्रकार की बात आती हैं, मुक्त व्यापार नीति और प्रशुल्क का दर। कि व्यापार पर प्रशुल्क कितना लेते हो, ज्यादा शुल्क लोगे तो व्यापार कम होगा, प्रशुल्क कम होगा, टैक्स कम होगा तो लोग ज्यादा कम ही ना देना है, व्यापार का ज्यादा विकास होगा। देखिएगा, जिस बाजार में ज्यादा कौड़ी लगता है ना, वहाँ पर व्यापारी कमाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके मुनाफा का अधिकांश हिस्सा तो ठेकेदार ही ले लेता है। काहे ज्यादा आएगा वो? गलत कि सही? और जिन देशों में कम है ऐसा नहीं कि है कम है तो व्यापारी ज्यादा आते, चलो मुनाफा कम होगा तो टैक्स कम लगता है ना। जैसे अपने भारत के जितने भी टैक्स चोरी करने वाले हैं, सभी अपना पैसा कहाँ रखते हैं? स्विट्जरलैंड में। नहीं, काले धन का स्वर्ग स्विस बैंक को कहा जाता है, और डाटा देता ही नहीं। तुमने सब वही चोरा, अन्य देशों में क्यों नहीं रखता है? स्विस बैंक में ही लोग जाके रख लेता है। 8वां है व्यापार समझौता। क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार में क्या होगा? व्यापार समझौता। मतलब व्यापार समझौता है क्या? तो हर देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए समझौता कर, तो हर देश अपने वस्तु को दूसरे देश में बेचने के लिए या दूसरे देश से वस्तु को खरीदने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। नहीं, बिना एग्रीमेंट के कोई सामान आता होता नहीं है। तो उस समझौता को हम क्या कहेंगे? व्यापार समझौता के नाम से जानते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने आधार हैं? 8। अगर मान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर प्रकाश डाले 2 अंक का प्रश्न हो तो इस 8 पॉइंट को लिख देना है। लेकिन यदि 5 अंक का प्रश्न कर दे तो इन 8 पॉइंट को 2-2 लाइन में डील कर देना है। बहुत भारी बात नहीं। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। एक नया टॉपिक हमारे सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष कौन कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कई पक्ष हैं। पहला जो इसका पक्ष है उसका नाम है विश्व व्यापार का परिणाम। विश्व व्यापार का परिमाण। क्या? तो प्रश्न है विश्व व्यापार का परिमाण क्या है? परिमाण का मतलब जानते ना, मात्रा होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। या गणित में परिमाण पढ़े होंगे, चारों ओर का परिमाप। तो परिमाप से ही परिमाण निकला है। लेकिन यहाँ परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, इस सबको माप दो, उसका परिमाण निकल गया। क्या जी? यही पढ़े हैं कि इसकी लंबाई, ये चारों भुजाओं की लंबाई को सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं? परिमाप कह देते हैं। लेकिन क्या है? परिणाम। मतलब कोई देश, परिमाण की बात है। परिमाण है क्या? तो परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। मतलब कोई देश अगर व्यापार करता है तो कितने मूल्य का व्यापार करता है, मतलब व्यापार का मूल्य। व्यापार का मूल्य क्या होता है? व्यापार का मूल्य की बात करते हैं कि हम कितने मूल्य का व्यापार करते हैं। तो कितने मूल्य का व्यापार करते हैं, तो उस मूल्य के व्यापार को ही व्यापार का हम क्या कहते हैं? परिमाण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा है विश्व व्यापार का संयोजन। क्या है? विश्व व्यापार के संयोजन के नाम क्या है? तो विश्व व्यापार का संयोजन का मतलब है कि कितना मात्रा में आयात व निर्यात किया जाता है, कितना मात्रा में किन किन वस्तुओं का जो अब आयात निर्यात का, हर देश आयात भी करता है, और तो किस वस्तु को कितना मंगाता है, किस वस्तु को कितना भेजता है, इसी को हम विश्व व्यापार का संयोजन के नाम से जानते हैं। और तीसरा है विश्व व्यापार की दिशा। विश्व व्यापार की दिशा। तो विश्व व्यापार की दिशा का मतलब है कि हम आपको बता दें अंग्रेजों के आगमन के पूर्व, या यूं कहें कि औद्योगिक क्रांति के पूर्व, विश्व के बाजार पर भारत के कारीगरों के हाथ के बनाया हुआ वस्तु का ही दबदबा था। गलत कि सही? रेशम मार्ग बना तो इंडिया के कारीगरों के हाथ से बनी बनाई जो वस्तु थी, विश्व के बाजार में अपना दबदबा बनाया हुआ था। कहा जाता है कि विश्व के बाजार में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तक भारत की वस्तुएं मौजूद होती थी तब तक किसी अन्य देश का सामान बिकता उगता, क्योंकि बड़ा ही सुंदर हुआ करती थी भारत के बिकने के बाद ही। तो औपनिवेशिक शासन काल के पूर्व विश्व व्यापार की दिशा अलग थी। मतलब विकासशील देश एशिया के, खास करके भारत, यूरोप के देशों में अपने वस्तु का निर्यात करते बेचते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आया इंग्लैंड में, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? कल कारखाना का स्थापना हो गया, वस्तु का निर्माण मशीन से होने लगा। जब वस्तु का निर्माण मशीन से होने लगा तो घटना क्या घटी?
इंग्लैंड के व्यापारी अपने कारखाना में बनाए गए सस्ते सामान को इंडिया में लाया। गलत सही? और ऐसी व्यापार नीति का निर्माण किया कि भारत के जो लघु और कुटीर उद्योग थे क्या हो गए? ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। सभी छोटे गरीब देशों का और उन साम्राज्यवादी देशों का दबदबा क्या हो गया? तो दिशा का मतलब हो गया, पहले था गरीब देश, लेकिन यदि कलाकारी उसके अंदर है तो वस्तु को बनाकर के विकसित देशों को, धनी देशों को बेचता था। लेकिन अब दिशा बदल गया है। जो धनी देश है, जो पैसा वाले देश है, वो बस मशीन से वस्तु को बनाते हैं और विकासशील और अल्प विकसित देशों में क्या करते हैं? बेचते हैं। गलत कि सही? अब एक नया प्रश्न है, तो विश्व व्यापार का संतुलन, विश्व व्यापार का संतुलन की बात करते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि बहुत पहले से क्लास 10 में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होता है तो हर देश, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, अमीर देश हो चाहे गरीब देश हो, सभी देश वस्तु का निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं। अलग बात है, कुछ ऐसे देश हैं जो आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। कुछ ऐसा देश है जो निर्यात ज्यादा करता है और आयात क्या करता है। अगर मान लो तो विश्व व्यापार के संतुलन में 3 बातें आती हैं। एक आता है अनुकूल व्यापार, दूसरा आता है प्रतिकूल व्यापार और तीसरा आता है व्यापार संतुलन। तीनों 2-2 अंक का प्रश्न चाहे तो पूछ सकता है आपसे। तो प्रश्न है अनुकूल व्यापार क्या है? तो अनुकूल का मतलब हो गया अपने पक्ष में। अनुकूल मतलब हम इसको कह सकते हैं पक्ष में। गलती कि सही? प्रतिकूल माने विपक्ष में। और संतुलन मतलब क्या हो गया? बराबर। अगर इस 3 बात को जान गए, तीनों का परिभाषा भी जान गए। अनुकूल मतलब अनुकूल व्यापार किसे कहते हैं? जब कोई देश निर्यात ज्यादा करता हो, आयात, निर्यात क्या करे? आयात क्या करे? निर्यात माने भेजना, आयात मतलब निर्यात मतलब भेजना, आयात मतलब मंगाना। तो जब कोई देश निर्यात ज्यादा करेगा, माने अपने देश के बने हुए सामान को दूसरे देश में क्या करेगा? ज्यादा भेजेगा। तो जब हम ज्यादा सामान बेचेंगे तो मुद्रा हमको विदेशी मुद्रा ज्यादा ना मिलेगी। गलत सही? तो निर्यात क्या करेगा? ज्यादा करेगा। आयात क्या करेगा? इसे क्या कहेंगे? अनुकूल व्यापार या पक्ष में। पक्ष में इसलिए क्योंकि हमको विदेशी मुद्रा ज्यादा मिलेगी और दूसरे देश का व्यापारी हमारे देश से मुद्रा क्या करेंगे? कम लेके जाएंगे। सुजीत गलत कि सही? प्रतिकूल व्यापार माने विपक्ष में, निर्यात कम करेगा और आयात, निर्यात क्या करेगा? कम करेगा और आयात क्या करेगा? तो निर्यात कम करेगा और आयात ज्यादा करेगा। निर्यात कम किया, इसका मतलब विदेशी रुपया कम मिला, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम हुई। और आयात ज्यादा किया तो दूसरा देश का जब सामान तो खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा ना, धनराशि देनी पड़ेगी ना। तो आपके मुद्रा भंडार में से मुद्रा क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा घटने लगे, कम होने लगे। तो निर्यात व्यापार का मूल्य क्या हो? कम हो, और आयात व्यापार का मूल्य ज्यादा हो तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिकूल व्यापार या विपक्ष में या ऋणात्मक व्यापार। अच्छा, अनुकूल को हम धनात्मक व्यापार भी कहते हैं, इसको ऋणात्मक। और तीसरा है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन माने बराबरी व्यापार। जब किसी देश के आयात व्यापार का मूल्य और निर्यात व्यापार का मूल्य क्या हो? आपस में, मतलब आयात और निर्यात आपस में क्या हो? उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मतलब इसको अगर रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाने की बात किया जाए, इसको हम ए लीजिए, ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए। तो ए वाला कैसे बनेगा? ए वाला क्या बनेगा? आयात
मोर देन क्या जी, निर्यात। गलती की सही। अब बी में क्या बनाइएगा, आयात लेस देन निर्यात ना। और सी में क्या बनेगा, आयात इक्वल टू, गलत की सही। जब आयात कम हो और निर्यात, तो उसे क्या कहेंगे, अनुकूल व्यापार, धनात्मक व्यापार या पक्ष में व्यापार। आयात ज्यादा हो निर्यात तो प्रतिकूल व्यापार, विपक्ष में व्यापार या ऋणात्मक व्यापार या घाटे का व्यापार। और जब आयात और निर्यात का मूल्य आपस में क्या हो, बराबर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार की बात करते हैं। एक नया टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हैं, तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मात्र 2 प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक आता द्विपाक्षिक, और दूसरा क्या है, बहुपाक्षिक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार हैं। एक क्या है, द्विपाक्षिक व्यापार, और दूसरा क्या है, मतलब जब 2 देश, केवल और केवल 2 देश, हम तुम्हारे यहाँ भेजो तुम हमारे यहाँ भेजो, माने एक देश एक ही देश से, जब एक देश एक ही देश से किसी वस्तु का आयात निर्यात करता है, क्रय विक्रय करता है, तो उसे क्या कहेंगे, माने 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को, आपसी व्यापार को तीसरा से नहीं करेगा वो। लेकिन भारत का व्यापार तो बहुपाक्षिक है। लगा दिया। हाँ, तो जब केवल और केवल 2 देश आपस में व्यापार करने के लिए समझौता करें तो उसको क्या कहेंगे। लेकिन जब एक देश अनेक देशों से व्यापार करे, जब कोई देश अनेक देशों से व्यापार करे, मतलब 2 ही देश आपस में व्यापार करे, तो क्या कहेंगे। और अनेक देश आपस में व्यापार करें तो क्या करेंगे। तो एक नया प्रश्न है, व्यापार उदारीकरण क्या है। व्यापार उदारीकरण क्या है, या व्यापार उदारीकरण के नाम से आप क्या समझते हैं। तो व्यापार उदारीकरण मतलब व्यापार पर लगाए गए सारे प्रतिबंध को हटा देना। अब व्यापार में किस पर प्रतिबंध होगा, या तो आयात पर होगा ना तो क्या होगा। मतलब व्यापार उदारीकरण का मतलब होता है कि आयात व निर्यात प्रतिबंध की समाप्ति। आयात और निर्यात पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस प्रतिबंध को यदि समाप्त कर दिया जाता है तो उसको हम व्यापार उदारीकरण के नाम से। और व्यापार उदारीकरण में एक बात आ जाएगा, मुक्त व्यापार, लेसेस फेयर। और मुक्त व्यापार किसने दिया, तो आदम स्मिथ, जिसको एडम स्मिथ भी अंग्रेजी में। तो मुक्त व्यापार है क्या, जब सरकार व्यापार पर लगाए गए सारे अवरोधों को क्या कर दे, समाप्त कर दे, तो उसको हम मुक्त व्यापार के नाम से। आयात और निर्यात पर जो कोटा तय कर दिया गया, उस कोटा को क्या कर दें, फ्री कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुक्त व्यापार के नाम से। और व्यापार पर देख रेख करने के लिए एक संस्था बना हुआ है जिसका नाम है WTO, मतलब विश्व व्यापार संगठन। और इसके बारे में चर्चा पूर्व में कर दिया हूँ। इसका पूर्व नाम क्या था, GATT, 1948 में गठन हुआ था। और इसी का नाम पड़ गया WTO 1995 को। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख करने के लिए एक संस्था थी जिसका पहले नाम था GATT,
जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में था, लेकिन इसी गैट का नाम 1 जनवरी 1995 को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। नाम क्या पड़ गया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और संपूर्ण विश्व के व्यापार का संचालन इसी WTO के जिनेवा स्थित हेडक्वार्टर से होता है। अब इसकी आगे के टॉपिक चर्चा कल के क्लास में।